चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, जरा देखो ध्यान से। 11 कहता है यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ग्रेट क्वेश्चन है। वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन। तो देखो लॉन्ग टर्म हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट टू नेट वर्थ का रेशियो है 0.5 का। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है हमारे पास 2.5 का। एवरेज कलेक्शन पीरियड है 18 डेज का। इन्वेंट्री टर्नओवर है हमारे पास 9 का। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 10% है। एसिड टेस्ट रेशियो 1 है। 360 दिन हमें एज्यूम करना है, ठीक है। कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमारा टोटल एसेट है। नोट्स पेबल्स, लॉन्ग टर्म डेट, कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग, ये हमारी टोटल लाइबिलिटीज। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये साइड अगर चेंज हो तो परेशान नहीं होना, और जिस फॉर्मेट को उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया ना उसी फॉर्मेट में सॉल्व करके आना। अपने हिसाब से बदल मत देना कि लाइबिलिटीज तो हम इधर रखते हैं, एसेट को उधर रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है कि दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए एंड दैट विल बी डन हियर एज वेल। तो हमारे को कैश कैलकुलेट करना है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और हमारे को लॉन्ग टर्म डेट को कैलकुलेट करना है। दिस ऑल इंफॉर्मेशन आर गिवन हियर, राइट। इन रेशियोज को यूज करते हुए वी हैव टू डू दिस कैलकुलेशन। तो मुझे बताओ कि क्या करना चाहोगे आप। सबसे पहले आपने कहा सर सबसे पहला जो आइटम दे रखा है ना इसी को सॉल्व करें अगर हम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म डेट टू नेट वर्थ हमारा कितना है, 0.5 है ना। कितना है, 0.5 है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कि नेट वर्थ में क्या आता है हमारा, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ कॉमन स्टॉक है मेरे पास एंड रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये दोनों मिलके मेरे को क्या देगा, नेट वर्थ। तो दिस विल बी डिनोटिंग द नेट वर्थ। इसका मतलब नेट वर्थ कितना है मेरा, 2 लाख का नेट वर्थ है। एंड लॉन्ग टर्म टू नेट वर्थ रेशियो 0.5 है। क्या मिल गया, डेट मिल गया। तो वी गॉट द एलटीडी। बड़ा आसान है एलटीडी कैलकुलेट करना, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी 2 लाख मल्टीप्लाई टू 0.5, है ना। 2 लाख मल्टीप्लाई टू 0.5 तो कितना आता है, देखो 2 लाख 0.5 इज इक्वल टू 1 लाख, है ना। तो 1 लाख का मेरा क्या बन गया, लॉन्ग टर्म डेट बन गया। सो 1 लाख का मेरा क्या बन गया, लॉन्ग टर्म डेट बन गया, ठीक है। तो टोटल लाइबिलिटीज कितनी होगी, 1 2 3 4, 4 लाख। तो 4 लाख की हमारी टोटल लाइबिलिटी है। जितनी लाइबिलिटी उतना एसेट, तो 4 लाख का आपका टोटल एसेट है। तो 4 लाख टोटल लाइबिलिटी, 4 लाख टोटल एसेट। अब इस साइड आओ, इस साइड हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, है ना, अकाउंट रिसीवेबल एंड कैश। और सबके लिए वी आर गिवन समथिंग। इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए वी हैव द इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास कलेक्शन पीरियड है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है। टोटल एसेट टर्नओवर है हमारा, टोटल एसेट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। प्लांट एंड इक्विपमेंट है हमारे पास, ये तो हमने टोटल कर दिया ना, बट हमारे को ये भी तो कैलकुलेट करके दिखाना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है इन्होंने। तो हमें इसको भी क्या करना है, कैलकुलेट करके दिखा देना है। टोटल एसेट को भी जहां जहां क्वेश्चन मार्क है ना वो सब हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। हालांकि हम जानते हैं दिस इज गोइंग टू बी 4 lakhs, है ना। एंड लाइकवाइज वी कैन कैलकुलेट द कैश एंड द प्लांट एंड इक्विपमेंट एट लास्ट। क्या है हमारे पास, वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। छोटे क्वेश्चन में हम पहले बैलेंस शीट बना देते हैं, क्लैरिटी रहती है, आपको भी पता होता है क्या क्या कैलकुलेशन करना है। डेटा उठाते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ। सबसे ऊपर हमारा क्या था, कैश था, कैश पे रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो कैश था, कैश के बाद रिसीवेबल्स थे हमारे, रिसीवेबल्स के बाद इन्वेंट्री है, फिर हमारे पास है प्लांट एंड इक्विपमेंट, और देन आफ्टर वी हैव आवर टोटल एसेट्स। ये सब हमें कैलकुलेट करके दिखाना होगा, ठीक है। इधर क्या था, नोट्स एंड पेबल्स, नोट्स एंड पेबल्स, लॉन्ग टर्म, कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो पहला आइटम क्या हो गया, नोट्स एंड पेबल्स। दूसरा आइटम लॉन्ग टर्म डेट। तीसरा आइटम था कॉमन स्टॉक। चौथा था रिटेन्ड अर्निंग्स।
retained earnings, then we get our total liabilities. Then we get our total liabilities. अभी हम कैलकुलेशन दिखा देंगे. क्या क्या गिवन है? नोट्स एंड पेबल 1 लाख गिवन है, कॉमन स्टॉक 1 लाख गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग 1 लाख गिवन है. ठीक है, डेट हमने कैलकुलेट किया था 1 लाख का. इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ. कैलकुलेशन तो अभी हम दिखाएंगे ही, तो एंट्री कर देते हैं. 1 लाख का हमने डेट कैलकुलेट किया था, तो टोटल जो लाइबिलिटीज थी हमारी दैट इज ऑफ 4 लाख. इतना तो हमारे को पता है, यानी कि टोटल एसेट भी हमारा कितना होगा? 4 लाख का होगा. एंट्री कर देते हैं, कैलकुलेशन दिखा देंगे अभी. ठीक है, दिस इज इट. सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए? तो चलते हैं वर्किंग पे. क्या बोलेंगे? असेट साइड से स्टार्ट करो और सबसे पहले कैलकुलेट कर लो आप कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, है ना. और आपको गिवन है लॉन्ग टर्म डेट टू नेट वर्थ इज इक्वल टू 0.5. ठीक है, और वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है भाई? जो मेरा नेट वर्थ होगा इस क्वेश्चन में वो इन दोनों का टोटल होगा. नेट वर्थ इज गोइंग टू इक्वल टू कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स. अच्छा, कॉमन स्टॉक कितना है मेरा? 1 लाख का. तो 1 लाख का कॉमन स्टॉक प्लस 1 लाख का रिटर्न अर्निंग, सो टोटल गोज टू 2 lakhs. So 2 lakhs is my net worth. Now if the 2 lakhs is my net worth, इसका मतलब क्या हुआ? Long term debt अपन, so 2 lakhs is equal to 0.5. That is why long term debt is equal to 2 lakhs multiplied to 0.5 is equal to 1 lakhs. तो 1 लाख का हमारा क्या है? लॉन्ग टर्म डेट है, जिसकी एंट्री हमने यहां करी है. चाहे तो लिख सकते हैं वर्किंग नोट 1. चलते हैं किधर? एसेट साइड में. तो नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स. टोटल एसेट टर्नओवर है मेरा 2.5 का. जो मेरी टोटल लाइबिलिटीज हैं अभी जो हमने कैलकुलेट किया, टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू नोट पेबल प्लस लॉन्ग टर्म प्लस कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन्ड अर्निंग. क्या हो गया? नोट्स पेबल प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन्ड अर्निंग, दैट गोज टू 4 lakhs. And total liability is equal to total asset. So total asset is equal to 4 lakh. और हम क्यों कुछ करें? कोई स्टंट करने की हमारे को आवश्यकता नहीं है. आ गया टोटल एसेट, तो हमने टोटल एसेट का कैलकुलेशन दिखा दिया. एंट्री हम पहले ही कर चुके थे, ये हमारा हो गया वर्किंग नोट 2. दिस इज माय टोटल एसेट. अब मूव टू द नेक्स्ट. सिंपल क्वेश्चन है बालक. तो एक एक करके चलते हैं. पहला चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर है हमारे पास 9. इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है हमारे पास? 9 है. तो इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें अगर हम, तो क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर? तो क्या बोल देंगे? COGS अपन इन्वेंट्री. COGS अपन इन्वेंट्री. तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है हमारे पास? तो हम कहते हैं सर इन्वेंट्री हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट द COGS, है ना. हमें क्या करना होगा? COGS को कैलकुलेट करना होगा. अब COGS कैसे कैलकुलेट होगा? तो अब देखो, आपके पास एक रेशियो गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो ये है आपका 10% का. और आप जानते हैं कि GP होता है GP अपन सेल्स, एंड GP अपन सेल्स इज गोइंग टू बी व्हाट? 10%. इसका मतलब GP क्या होगा मेरा? इज इक्वल टू व्हाट? 10%. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम आसानी से वी कैन कैलकुलेट यू नो द COGS. वाई सो? अब जरा ध्यान देना, आपको याद होगा कि मैंने आपसे बताया था सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS, और सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. तो अगर जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स का 10% है ना. तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट 10% है, तो इसको अगर 100 मान लें, तो ये मेरा कितना होगा? 90% होगा, है ना. लाइकवाइज इसको अगर 100% बोल दें,
ये मेरा 90% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया मेरा 10% हो गया। तो वी हैव 10% व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसका मतलब मेरा COGS कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा, किसका, सेल्स का, है ना। तो हम कहते हैं सर सेल्स का 90% हो जाएगा, तो पहले तो हमें सेल्स को कैलकुलेट करना होगा, एंड हाउ कैन कैलकुलेट सेल्स हियर। तो सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए वी कैन गो फॉर दिस टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हमारा कितना है 2.5 है, और हमने कैलकुलेट कर रखा है कि टोटल एसेट मेरा कितना होगा। टोटल लायबिलिटी मेरा 4 लाख था, तो टोटल एसेट भी कितना था 4 लाख था मेरा। तो जब टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेल्स अपन टोटल एसेट, सेल्स अपन टोटल एसेट इज इक्वल टू 2.5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेल्स क्या हो जाएगा हमारा, सेल्स इज इक्वल टू टोटल एसेट मल्टीप्लाई टू 2.5। यहाँ से क्या मिला, सेल्स मिला, मिल गया ना, यहाँ से सेल्स मिला, और सेल्स का 90% मेरा क्या हो जाएगा COGS हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिल गया, COGS मिल गया। जैसे ही मुझे COGS मिल गया ना आई कैन गो फॉर इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या हो गया मेरा, COGS अपन इन्वेंट्री, वो कितना है 9 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो कैसे मूव करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, हमने समझा था कैसे सॉल्व करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा गिवन है 9। इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है 9 है हमारे पास। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा क्या होगा, COGS अपन इन्वेंट्री। वी हैव टू कैलकुलेट इन्वेंट्री, वी डोंट हैव इवन द COGS इन हैंड। तो अगर मेरे पास COGS नहीं है तो अपन इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब COGS को कैलकुलेट फर्स्ट, ओनली देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट इन्वेंट्री। तो हम क्या करेंगे, COGS का कैलकुलेशन पहले करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ COGS, कैलकुलेशन ऑफ COGS। अब COGS के कैलकुलेशन के लिए वी हैव टू यूज द टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर हमारा था 2.5, एंड टोटल एसेट टर्नओवर क्या होता है हमारा, सेल्स अपन टोटल एसेट इज इक्वल टू 2.5। अभी अभी हमने देखा है कि जो मेरा टोटल एसेट है ना दैट इज 4 lakhs। तो टोटल एसेट हमारा 4 lakhs है, तो अपन क्या कह सकते हैं, और सेल्स इज इक्वल टू 4 lakh मल्टीप्लाई टू 2.5, तो ये हो जाएगा 10 lakhs। ये कितना हो जाएगा 10 lakhs। तो 10 lakhs इज माई सेल। So once we got the sales, we can get the COGS. COGS is equal to sales minus GP, gross profit, and gross profit क्या है here, GP margin is 10%. GP margin कितना है मेरा 10% है, तो GP margin मेरा कितना है 10% है। अब जरा सोचो, अगर मेरा GP मार्जिन 10% है तो COGS कितना होगा। अगर मान लो सेल्स को मैं 100% ले लेता हूँ, 100 माइनस 10% मेरा GP मार्जिन है, तो COGS मेरा कितना हो जाएगा 90%, एंड वाइस वर्सा। लाइकवाइज अगर मेरे को पता है कि COGS मेरा 90% है और सेल मेरा 100% हमने ले लिया, तो इसका मतलब मेरा GP कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो हियर GP मार्जिन इज 10%, सो COGS इज इक्वल टू व्हाट 90% ऑफ सेल्स। सेल्स मेरा 10 लाख का है, सो COGS इज इक्वल टू 10 lakhs का 90% इज इक्वल टू 9 lakhs। तो ये मेरा क्या आ गया COGS आ गया। वी गॉट द 9 lakhs एज COGS। अगर मेरे को 9 lakhs COGS मिला तो COGS अपने इन्वेंट्री इज इक्वल टू 9। कितने का इन्वेंट्री आया 1 लाख का। नाउ COGS अपन इन्वेंट्री इज इक्वल टू 9। That is why inventory is equal to 9 lakhs divided by 9 is equal to 1 lakhs. My inventory is what 1 lakh। 1 लाख का हमारा क्या आ गया इन्वेंट्री आ गया। डन। ये था थर्ड। चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, कैलकुलेशन ऑफ रिसीवेबल्स। कैलकुलेशन ऑफ रिसीवेबल्स, जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है हमारा वो 18 डेज का है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 18 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या हुआ, रिसीवेबल्स अपन सेल्स
मल्टीप्लाइड टू 365 इज इक्वल टू 18 डेज। 365 क्यों? क्योंकि डेज में है, इज इक्वल टू 18 डेज, राइट। तो यहां से हम रिसीवेबल्स निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा बताओ? रिसीवेबल्स इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाइड टू 18 डिवाइडेड बाय 365, है ना। क्वेश्चन सेज 360 आई थिंक, है ना, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन सेज 360, तो 360 कह रहा है क्वेश्चन, तो हम क्या लेंगे? 360 लेंगे। 360 है ना, ये हो जाएगा इज इक्वल टू सेल्स हमने क्या कैलकुलेट किया है? सेल्स हमने 10 लाख का कैलकुलेट किया है, तो 10 lakhs मल्टीप्लाइड टू 18 डिवाइडेड बाय 360, ये कितना आ रहा है देखो? 0.5। 0.5 का मतलब हो गया ये आ जाएगा 50,000। सो 50,000 का हमारा क्या बन गया? रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 50,000, है ना। रिसीवेबल्स इज इक्वल टू 50,000। व्हाट इज रिमेनिंग हियर? नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ कैश। कैश कहां से निकलेगा? तो एसिड से। एसिड टेस्ट रेशियो हमारे को गिवन है एंड दैट इज गिवन एज 1। अब यहां क्या क्या होगा हमारे पास? कैश प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल, यही दो एलिमेंट है ना, डिवाइडेड बाय नोट्स पेएबल्स, ये हमारी लाइबिलिटीज में है ना। तो कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नोट्स पेएबल इज इक्वल टू 1। कैश चाहिए हमारे को, अकाउंट रिसीवेबल अभी अभी कैलकुलेट किया है, कितना है? 50,000, एंड मेरा नोट्स पेएबल कितना है? 1 लाख इज इक्वल टू 1। तो कैश इज इक्वल टू 50,000 हो जाएगा, ये भी 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000। तो कैश कितना आ गया मेरा? 50,000 आ गया, है ना। दिस इज इट। एंड एक लास्ट कैलकुलेशन हमें करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या हो जाएगा बालक? ये तो आप बोलोगे प्लांट एंड इक्विपमेंट हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट, है ना। टोटल एसेट मेरा कितना था? 4 लाख का था, माइनस करंट एसेट में हो गया मेरा 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000। तो दिस गोज टू 1 + 1 2 lakhs, तो 2 लाख का हमारा क्या हो गया? प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया। 2 लाख का हमारा प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया। ऑल डेटा नीड टू बी फर्निश्ड इन द बैलेंस शीट। डेटा को बैलेंस शीट पे डालो, आपका काम क्या हो गया? यहाँ खत्म हो गया, है ना। कंप्लीट द बैलेंस शीट योरसेल्फ। बैलेंस शीट को क्या कर लो? कंप्लीट कर लो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। बैलेंस शीट को कंप्लीट करिए एंड लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। Following information has been provided from the books of Lakshmi Private Limited for the year ending 31st March 2021. Required है देखो, prepare a summarized balance sheet as on 31st March 2021, assuming there is no long term debt. यानी कि लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। सबसे पहली बात तो है कि लॉन्ग टर्म डेट क्या हो गया? मेरा 0 हो गया, ठीक है। एंड वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट विद इंफॉर्मेशन गिवन हियर। नाउ सी दिस, वी आर गिवन विद नेट वर्किंग कैपिटल is 4,80,000. We know that what is the net working capital? That is the current assets minus current liabilities. Bank OD हमारा given है 80,000. Fixed asset to proprietary ratio. Fixed asset to proprietary ratio is 0.75. Reserve and surplus is given 3,20,000. Current ratio is given 2.5 and liquid ratio is given 1.5. And we have to prepare a balance sheet. अब सबसे पहले तो ये सोचो जरा, आप जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है इसके आधार पे आपको क्या लग रहा है असेट और लायबिलिटी में आपके पास क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहले हम कहते हैं सर वी विल हैव द कैपिटल एंड वी हैव द रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। क्वेश्चन देख के पता चल रहा है वी हैव द फिक्स असेट टू द प्रोप्राइटरी फंड, तो वी विल गेट द कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस हमारा गिवन है, तो रिजर्व एंड सरप्लस कैन बी सीन हियर। तो वी हैव द कैपिटल, वी हैव द रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। फिर हमारा बैंक ओडी गिवन है, इसका मतलब क्या आएगा? बैंक ओडी भी आएगा, सो वी हैव द बैंक ओडी एज वेल। सो बैंक ओडी आ गया, राइट। एंड
रेस्ट में हमारे क्या आ जाएंगे? सो हम कहते हैं सर हियर वी विल गेट आवर पेबल्स। रेस्ट में हमारे क्या आ गए? पेबल्स आ गए। ये तो भाई लाइबिलिटी साइड की बात होगी। असेट साइड की बात करो, असेट साइड में आपके पास क्या क्या होगा? तो फिक्स असेट तो होगा ही होगा हमारे पास। फिक्स असेट टू प्रोबेबिलिटी रेशियो हमारे को क्या मिल जाएगा? फिक्स असेट्स मिल जाएगा। फिक्स असेट्स के बाद वी हैव द इन्वेंट्रीज, हमारे क्या होगा? इन्वेंट्री होंगे, है ना। इन्वेंट्री के बाद क्या होगा? सो हम कहते हैं सर इन्वेंट्री के बाद और कुछ एलिमेंट तो हमें दिख नहीं रहा है तो हम अदर कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर बैलेंस शीट विद दीज इन्फॉर्मेशन। और हमारे को इसके आधार पे क्या करना होगा? वी विल हैव टू डू आवर कैलकुलेशंस। हमें क्या करना होगा? इसके आधार पे कैलकुलेशंस होगा। अब जरा गौर करो, यहाँ दो इन्फॉर्मेशन आपका गिवन है। नेट वर्किंग कैपिटल आपका है CA माइनस CL इज इक्वल टू 4,80,000 और आपका करंट रेशियो गिवन है। अपन इसका मतलब क्या हो गया? CA अपन CL इज इक्वल टू 2.5। अगर मैं इसको दो इक्वेशन में क्रिएट करूं, CA माइनस CL इज इक्वल टू 4,80,000 एंड CA अपन CL इज इक्वल टू 2.5, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? अगर CA अपन CL 2.5 है तो इसका मतलब CA इज इक्वल टू 2.5 CL। और अगर इस 2.5 CL को मैं इधर डाल दूं, यानी कि 2.5 CL माइनस CL इज इक्वल टू 4,80,000, तो क्या मिल जाएगा मेरा? करंट लाइबिलिटी। जैसी करंट लाइबिलिटी मिला, इसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे? करंट असेट को कैलकुलेट कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट आर द करंट असेट्स एंड द करंट लाइबिलिटीज। तो इससे हमारा करंट असेट और करंट लाइबिलिटी मिल जाएगा। इन्वेंट्री का जहां तक सवाल है, इन्वेंट्री के लिए हम किसको यूज करेंगे? क्विक रेशियो को। क्विक रेशियो हम जानते हैं, क्विक रेशियो CA माइनस इन्वेंट्री, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री अपन करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट हमारे पास है, करंट लाइबिलिटी हमारे पास है, रेशियो हमारे पास गिवन है 1.5, क्या निकल के आएगा? इन्वेंट्री निकल के आ जाएगा। फिर हमारे पास है फिक्स असेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो। फिक्स असेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो की अगर हम बात करें तो आप खुद सोचो कि इससे पहले आपको प्रोप्राइटरी फंड कैलकुलेट करना होगा, और आपका प्रोप्राइटरी फंड कितना होगा? जरा सोचो। आपने कहा कि फिक्स असेट्स टू प्रोप्राइटरी मेरा कितना है? 0.75, है ना। यहां मैं करता हूं, ध्यान देना, ये कितना है मेरा? 0.75। तो इसका मतलब क्या हो गया? फिक्स असेट इज इक्वल टू 0.75 प्रोप्राइटरी। यहां भी हमने क्या किया? एक इक्वेशन बना दिया। यहां भी हमने क्या किया? एक इक्वेशन बना दिया प्रोप्राइटरी फंड का, कि फिक्स असेट्स इज इक्वल टू 0.75 प्रोप्राइटरी फंड। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल है, ये हम कर सकते हैं, है ना। अच्छा, फिक्स असेट्स की अगर हम बात करें तो फिक्स असेट्स को हम और किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं, क्या रिलेशन इनके बीच में बना सकते हैं? या आप ऐसे सोचो कि मेरा प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है? प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है मेरा? तो मेरा ये इक्वेशन 1 हो गया। फर्दर सोचो, अगर मैं प्रोप्राइटरी फंड को देखूं तो मेरा प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है? तो हमने कहा सर फिक्स असेट्स प्लस CA माइनस CL कर दो। फिक्स असेट्स प्लस CA माइनस CL कर दो। अगर मैंने फिक्स असेट्स प्लस CA माइनस CL, जो मेरा करंट असेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस है, तो इतना ही अमाउंट होगा ना ये, लेकिन इसमें से लॉन्ग टर्म डेट भी इंक्लूडेड होगा। तो हमें क्या करना होगा? इसमें से माइनस करना होगा लॉन्ग टर्म डेट। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्ग टर्म डेट है ही नहीं, माइनस करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फिक्स असेट्स प्लस CA माइनस CL, और यहां देखो हमने क्या कहा? फिक्स असेट्स इज इक्वल टू 0.75 P। तो अगर यहां फिक्स असेट्स के वैल्यू को इस इक्वेशन से उठा के मैं इस इक्वेशन में डाल दूं तो मेरे को क्या निकल जाएगा? मेरे को वैल्यू निकल के आ जाएगा प्रोप्राइटरी फंड का। और जैसे ही प्रोप्राइटरी फंड का वैल्यू निकल के आया, विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट द प्रोप्राइटरी फंड। जैसे इसका वैल्यू निकल के आया, वी आर डन विद इट, है ना। और कुछ हमें करने की यहाँ जरूरत नहीं है, राइट। फटाक से क्या करेंगे? फिक्स असेट्स निकाल देंगे फिर, है ना। फिक्स असेट्स भी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। वी गेट द प्रोप्राइटरी फंड, तो वी विल इजी कैलकुलेट द फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना। बचा क्या मेरा? कैपिटल। तो कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? तो बताओ आप क्या बोलोगे? सर प्रोप्राइटरी फंड में क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्लूडेड होता है। जैसे प्रोप्राइटरी फंड माइनस रिजर्व एंड सरप्लस करेंगे हम, एंड रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू हमारे को गिवन है 3,20,000। प्रोप्राइटरी फंड माइनस रिजर्व एंड सरप्लस करेंगे, वो हमारे को क्या दे देगा? कैपिटल दे देगा, है ना। सो कैपिटल का कैलकुलेशन में हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ऑफ कोर्स वी विल हैव टू सी द पेएबल्स एज वेल। चलो इसको देखते हैं, है ना। बहुत सिंपल है। और हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट as at 31st March 2021. We have to prepare balance sheet. क्या क्या कहा था हमने? सर कैपिटल तो आएगा ही आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस है हमारे पास, बैंक ओडी है हमारे पास, एंड पेएबल्स होंगे हमारे। इधर हमने कहा फिक्स असेट्स होगा, टोटल फिक्स असेट्स। जब हम करंट असेट्स की बात करें तो हमारे पास इन्वेंट्रीज होंगी, रेस्ट का पता नहीं है तो अपन अदर कर देंगे बाद में।
दिस इज द बैलेंस शीट, दिस इज हाउ आवर बैलेंस शीट इज गोइंग टू लुक लाइक। ऐसा ही दिखेगा कमो बेस। देखते हैं क्या क्या आइटम हमारे पास हैं, तो चलते हैं वर्किंग पे। नंबर 1 क्या बोलोगे? कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी। देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास। CA अपन CL इज इक्वल टू 2.5, तो CA इज इक्वल टू 2.5 CL, इसको हमने कहा इक्वेशन 1। फर्दर CA माइनस CL इज इक्वल टू 4,80,000, इसको हमने कहा इक्वेशन 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ CA फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे? अब मुझे मिल जाएगा 2.5 CL माइनस CL इज इक्वल टू 4,80,000। ठीक है, 2.5 CL माइनस CL इज इक्वल टू 1.5 CL इज इक्वल टू 4,80,000। CL इज इक्वल टू 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1.5, कितना आ रहा है देखो, 480 डिवाइडेड बाय 1.5, दिस गोज टू 320, तो 3,20,000 हो गया। 3,20,000 ये क्या हो गया मेरा? CL। तो करंट लाइबिलिटी इज 3,20,000, हेंस करंट असेट इज इक्वल टू 4,80,000। तो हम सीधा निकाल देना करंट असेट को। करंट असेट मेरा क्या था? करंट असेट हमारा है 2.5 CL इज इक्वल टू 3,20,000 मल्टीप्लाइड टू 2.5 इज इक्वल टू 8 लाख। तब तो 8 लाख माइनस 3,20,000, तो 4,80,000 मेरा कितना था? नेट वर्किंग कैपिटल था। तो दिस इज माय करंट असेट। तो वी गेट द करंट असेट एंड करंट लाइबिलिटी। तो मेरा करंट असेट कितने का है? 3 लाख। करंट लाइबिलिटी है 3,20,000 का, करंट असेट है हमारे पास 8 लाख का। ठीक है, तो वी आर डन हियर। व्हाट इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन? लेट्स सी दिस। क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है? बैंक ओडी हमारा गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा गिवन है ना। बैंक ओडी एंड रिजर्व एंड सरप्लस हमारा गिवन है। बैंक ओडी है हमारा 80,000 का एंड रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास 3,20,000 का। करंट रेशियो है हमारे पास 2.5 का एंड लिक्विड रेशियो है हमारे पास 1.5 का। ठीक है, फेयर एनफ। बैंक ओडी हमारे पास बैंक ओडी गिवन है। बैंक ओडी कितना है हमारे पास? 80,000 का। एंड रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास गिवन है, ये है 3,20,000 का, है ना। तो ये हमारे पास क्या था? गिवन था। खैर अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते, हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज हम कहाँ से निकालेंगे? तो हम कहेंगे सर इसके लिए हम क्या करेंगे? लिक्विड रेशियो को यूज कर लेंगे। जब हम लिक्विड रेशियो की बात करते हैं, लिक्विड रेशियो इज गिवन, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपन करंट लाइबिलिटी, और ये गिवन है हमारा 1.5। तो वी हैव द करंट एसेट एंड वी हैव द करंट लाइबिलिटी, यस और नो, बोथ आर गिवन। इसका मतलब क्या हो गया? 8 लाख का मेरा करंट एसेट था माइनस इन्वेंट्री अपन 3,20,000 का हमारा करंट लाइबिलिटी था, इज इक्वल टू 1.5, यानी कि 8 लाख माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3,20,000 मल्टीप्लाइड टू 1.5। सो इन्वेंट्री इज इक्वल टू, जरा देखो कितना होगा ये, 4,80,000। 8 लाख में से 4,80,000 को माइनस करो, 4,80,000, सो 3,20,000, है ना। इन्वेंट्री कितना आ गया मेरा? 3,20,000 का हमारा इन्वेंट्रीज आ गया। 3,20,000 का हमारा इन्वेंट्रीज आ गया। 3,20,000 का हमारा इन्वेंट्री आ गया। करंट असेट हमारे पास है, हमारा करंट असेट कितना आया था? करंट असेट हमारा आया था 8 लाख का। सो करंट असेट इज ऑफ 8 लाख, इसको भी डाल दो। करंट असेट इज ऑफ 8 लाख। ठीक है, आ जाओ नंबर 3। क्या करेंगे अब? प्रोप्राइटरी फंड निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोप्राइटरी फंड। यहां भी अपन 2 इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला हमारा क्या था? फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड का जो रेशियो है हमारा वो है 0.75, 0.75। तो यहां से हमने कहा था सो फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू 0.75
प्रोप्राइटरी फंड। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। नाउ प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेट होगा। ये सिंपल है। अच्छा, फिक्स असेट्स इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2। अब क्या बोला, पुटिंग वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, राइट। जरा वैल्यू डालो। इसका मतलब क्या हो गया, पी एफ इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू 0.75 पी एफ प्लस सी ए माइनस सी एल मतलब 4,80,000। इसका मतलब हो गया 0.25 पी एफ इज इक्वल टू 4,80,000 हो गया ना। तो पी एफ इज इक्वल टू 4,80,000 डिवाइडेड बाय 0.25 कितना आ गया, 1,92,000 सॉरी 19,20,000 19,20,000। तो 19,20,000 दिस इज माय प्रोप्राइटरी फंड। ये मेरा क्या आ गया, प्रोप्राइटरी फंड। नंबर 4, प्रोप्राइटरी फंड अगर आ गया वी कैन कैलकुलेट इजीली द फिक्स असेट्स। बताओ व्हाट विल बी द फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स इज इक्वल टू कितना था, 0.75 ऑफ प्रोप्राइटरी फंड। अभी हमने देखा था इस इक्वेशन को, प्रोप्राइटरी फंड कितना आया, 19,20,000 मल्टीप्लाइड टू 0.75 मल्टीप्लाइड टू 0.75 इज इक्वल टू 14,40,000। ये आ गया मेरा 14,40,000। सो 14,40,000 इज आवर फिक्स असेट्स, दिस इज आवर फिक्स असेट्स। तो चलो 14,40,000 इज आवर फिक्स असेट्स, 14,40,000 इज आवर फिक्स असेट्स, ठीक है। अब इस साइड पूरा करो, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल देखो, प्रोप्राइटरी फंड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 19,20,000 का हमारा प्रोप्राइटरी फंड है, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा गिवन है ना। तो क्या बोलेंगे, कैपिटल इज इक्वल टू जो प्रोप्राइटरी फंड है उसमें से हम रिजर्व्स एंड सरप्लस को माइनस कर देंगे। प्रोप्राइटरी फंड है मेरा 19,20,000 का माइनस 4,80,000 रुपये का हमारा कितना था, सॉरी 3,20,000 रुपये का, नॉट 4,80,000, 3,20,000 का हमारा क्या था, तो 19,20,000 माइनस 3,20,000 16 समथिंग होगा, 16 लाख इज इक्वल टू 16 लैक्स। ये मेरा कैपिटल है, तो कैपिटल इज 16 लैक्स। 16 लाख का हमारा क्या हो गया कैपिटल। बैलेंस शीट बैलेंस हो जाना चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। पेबल्स पे आओ, नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ पेबल्स। अच्छा जरा देखो, पेबल्स का मतलब क्या हुआ यहाँ, हमारे पास क्या क्या करंट लाइबिलिटी में है। आप कहते हैं सर करंट लाइबिलिटी में हमारे पास सिर्फ बैंक ओडी है और पेबल्स है, और टोटल करंट लाइबिलिटी हमें मालूम है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो पेबल क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी माइनस बीओडी बैंक ओडी हो जाएगा ना। इससे हमारा क्या निकल के आएगा, पेबल्स निकल के आएगा, बिकॉज जो करंट लाइबिलिटी है वी ऑलरेडी नो दैट। जो मेरा करंट लाइबिलिटी है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, क्या था करंट लाइबिलिटी मेरा 3,20,000। तो कैलकुलेशन ऑफ पेबल्स में क्या बोलेंगे कि पेबल्स इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओडी, करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओडी। करंट लाइबिलिटी 3,20,000, बैंक ओडी 80,000, कितना आ गया 2,40,000। तो दिस इज माय पेबल्स। पेबल्स इज इक्वल टू 2,40,000। तो पेबल्स इज इक्वल टू 2,40,000। देखो टोटल कितना जा रहा है, 16 22,40,000, 22,40,000। तो इधर भी क्या होगा 22,40,000। हमारे पास करंट एसेट हमने कितना लिया था, 8 लाख लिया था, 3,20,000 का हमारे पास इन्वेंट्री है। इसका मतलब वी हैव अदर करंट एसेट्स एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर बैलेंसिंग फिगर। कितना आ जाएगा 8 लाख माइनस 3,20,000,
3,20,000 800 माइनस 320 480 होगा, यानी कि 4,80,000। सो 4,80,000 का हमारा क्या बनेगा, यहाँ बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। दिस इज आवर बैलेंस शीट। देखो 22,40,000 22,40,000 है ना। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, so we are done with this. This is our question number 12. क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे अब हम चलेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, 13 एंड 14 मेंशन कर लो। 13 एंड 14 इज योर होमवर्क, राइट। ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 इज योर होमवर्क, ये आपको खुद से करना है। 13 एंड 14 आपको खुद से करना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 कराऊंगा। 15 के बाद जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, राइट, जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू टिम्बर लिमिटेड। डेटर वेलोसिटी आपका 3 महीने का है, डेटर वेलोसिटी आपका 2 महीने का है, राइट। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 1.5 है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका 25% है, बिल्स रिसीवेबल 25,000, बिल्स पेएबल 10,000। तो रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, राइट। और क्रेडिटर डेटर वेलोसिटी दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 4 लाख एंड फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो इज 4। हमसे क्या कह रहा है, जरा देखो। हमसे कह रहा है कि भाई आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पीरियड इज 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000। डिटरमिन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सन्डे डेटर, सन्डे क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक एंड फिक्स एसेट्स। तो ये 5 कैलकुलेशंस हमें करके क्या करना है, इन्हें देना है। अब सबसे पहला हमारे पास क्या है, सेल्स ऑफ कॉस्ट, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स एंड सीओजीएस। अब बताओ मेरे को सेल्स एंड सीओजीएस कहां से निकलेगा। तो फॉर दैट पर्पस वी विल बी यूजिंग व्हाट, जीपी। हम क्या कर सकते हैं, जीपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वी नो दैट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो होता है जीपी अपन सेल्स, और जीपी अपन सेल्स कितना बता रहा है, 25% बता रहा है। और इट इज गिवन दैट द ग्रॉस प्रॉफिट इज 4 लाख। तो अगर 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा, 4 लाख अपन सेल्स इज इक्वल टू 25, है ना। क्या कर सकते हैं यहाँ से हम वी कैन इजीली कैलकुलेट। 25% को सिंप्लीफाई कर दो, 1/4 हो गया। तो सेल्स क्या हो गया मेरा, सेल्स हो गया 4 लाख इंटू 100 या 4 लाख इंटू 4, सीधा सीधा 16 लाख का। तो 16 लाख का मेरा क्या हो गया, सेल्स हो गया। ओके, वी हैव द सेल्स एंड वी हैव द जीपी, दोनों है मेरे पास। तो क्या मैं सीओजीएस निकाल सकता हूँ, क्या बोलोगे आसानी से, सर सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू सीओजीएस। तो कितना सीओजीएस आ जाएगा मेरा, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 लाख। 12 लाख का मेरा क्या आ गया, सीओजीएस आ गया। पहला आपका सॉल्व हो गया, राइट। इस तरह से हम क्या कहते हैं, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। सेकेंड हमारे पास है सन्डे डेटर। सन्डे डेटर की बात करें तो कहां से सॉल्व होगा, तो आप कहते हो सर वी आर गिवन विद द डेटर वेलोसिटी। अब डेटर वेलोसिटी हमारे पास गिवन है। डेटर वेलोसिटी हमारा कितना है, 3 महीने का है। डेटर वेलोसिटी हमारे पास 3 महीने का है। अच्छा, अगर डेटर वेलोसिटी मेरे पास 3 महीने का है तो इसका मतलब मेरा टर्नओवर कितना होगा, डेटर टर्नओवर कितना होगा। अब क्या बोलोगे सर, जो 12 मंथ्स होगा, साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, उसको हम क्या करेंगे, डेटर वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो 12 मंथ अपन 3 मंथ्स इज इक्वल टू व्हाट, 4। ये मेरा टर्नओवर है। तो आर डेटर टर्नओवर इज 4। तो डेटर वेलोसिटी से हम क्या कर लेंगे, डेटर टर्नओवर निकाल लेंगे। और याद रखना सेम हम करेंगे क्रेडिटर वेलोसिटी के साथ। अब हम जानते हैं कि डेटर वेलोसिटी जो होता है हमारा, डेटर टर्नओवर जो होता है हमारा, ये क्या होता है, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। हमसे कैलकुलेट करने को क्या कह रहा है, हमसे कैलकुलेट करने को कह रहा है सन्डे डेटर और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। में 2 चीजें आएंगी, देखो आपका गिवन है, बिल्स रिसीवेबल इज गिवन। तो बिल्स रिसीवेबल, सन्डे डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये मेरा क्या है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल है। दिस इज गोइंग टू बी 4। ये कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि मेरा क्रेडिट सेल कितना है। और जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि आपका क्रेडिट सेल मेंशन ना हो और यू फाइंड कि आपको क्रेडिट सेल यूज करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहते हो, ऑल सेल इज क्रेडिट सेल। तो यहाँ एक एजम्पशन हमें लेना होगा कि ऑल सेल आर बेसिकली व्हाट, क्रेडिट सेल। इफ ऑल सेल आर क्रेडिट सेल, तो सेल कितने का था, 16 लाख का था। इसका मतलब क्या हो गया, 16 लाख डिवाइडेड बाय सन्डे डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल कितना है मेरा, 25,000। 25,000 इज इक्वल टू 4। बताओ यहां से क्या निकल जाएगा मेरा, सन्डे डेटर निकल जाएगा, राइट। सेम हम यूज करेंगे सन्डे क्रेडिटर में। तो मेरे पास क्रेडिटर वेलोसिटी कितना है, 2 महीने का है। तो इसका मतलब जो मेरा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है,
टर्नओवर रेशियो वो कितना हो जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स। तो 6 महीने का मेरा क्या निकल के आएगा, टर्नओवर रेशियो निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम टर्नओवर का फॉर्मूला लगाएंगे जो मेरा क्रेडिटर टर्नओवर है। क्रेडिटर टर्नओवर क्या होता है, तो क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेबल्स, एवरेज अकाउंट पेबल्स, है ना। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ओके अब यहाँ प्रॉब्लम बस एक बात की है कि हमारे पास क्रेडिट परचेज नहीं है। ऑल सेल और क्रेडिट सेल हमने बोल दिया, तो लाइकवाइज हमें ऑल परचेज और क्रेडिट परचेज बोलना होगा, बट क्रेडिट परचेज वी हैव टू कैलकुलेट। अब क्रेडिट परचेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में विद गिवन इंफॉर्मेशन। तो जाहिर सी बात है कि व्हाट वी हैव टू डू इज तो यहाँ से हम क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा। देखो अगर सीओजीएस हमारे पास है, सीओजीएस का वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या होगा सीओजीएस किसके बराबर हो सकता है, तो अपन कहते हैं सर ओपनिंग स्टॉक जो है हमारे पास प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू व्हाट सीओजीएस। अब ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है ही नहीं, सीओजीएस हमारे पास है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हमें ये पता है कि वो ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000 है, बट ओपनिंग स्टॉक होगा तब तो आप प्लस 10,000 करोगे और फिर जाके हमारा परचेज निकल के आएगा, और हमारा जो भी परचेज होगा वो क्या होगा, क्रेडिट परचेज होगा। वो एजम्पशन हमें तो लेना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारे को स्टॉक नहीं मिलेगा तब तक वी वॉन्ट बी एबल टू कैलकुलेट द परचेजेस, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर के कैलकुलेशन में आपको इश्यू होगा तब तक जब तक कि आप क्लोजिंग स्टॉक में कैलकुलेट कर लो। अब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने की जब हम बात करेंगे तो ये पहले कैलकुलेट होगा, उसके बाद जाके आपका क्या होगा, क्रेडिटर कैलकुलेट होगा, वरना ये कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। अब ये हम स्टॉक कहां से कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इट्स गिवन स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका 1.5 गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं कि स्टॉक टर्नओवर क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर होता है सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक वैल्यू दिया है कितना 1.5, तो हमें क्या करना है, इसी पे मूव करना है। सीओजीएस वी ऑलरेडी नो एंड एवरेज स्टॉक हम जानते हैं। एवरेज स्टॉक क्या होता है, एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, और हम जानते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो आप कहते हो सर ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों ओपनिंग आ गया, दोनों ओपनिंग आ गया, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। सीओजीएस आपका ऑलरेडी क्या है, गिवन है। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग मिल जाएगा। जैसे मुझे ओपनिंग एंड क्लोजिंग मिला, आई कैन कैलकुलेट व्हाट, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मिला, आई कैन कैलकुलेट व्हाट, सन्ड्री क्रेडिटर, काम खत्म। एंड लास्ट में हमारे पास फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो हमारे पास गिवन है 4, और आप जानते हैं फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, सीओजीएस को लेते हैं बेस में अगर हम, तो सीओजीएस अपन फिक्स असेट्स, सीओजीएस अपन फिक्स असेट्स, सीओजीएस के अगेंस्ट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सीओजीएस हमारे पास है, सीओजीएस अपन फिक्स असेट्स इज इक्वल टू व्हाट 4, यहां से क्या निकल गया, फिक्स असेट्स निकल गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही जगह ट्रिक है, और वो ट्रिक का है क्रेडिटर के पास है। यहां हमें थोड़ा सा क्या करना है, केयरफुल रहना है कि हम क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट करें। तो आप बोलोगे सर हम सीओजीएस यूज करेंगे, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये यहां से हमारा जो परचेज निकल के आएगा, और हम एज्यूम करेंगे कि ये सारे के सारे परचेज क्या है हमारे पास, क्रेडिट परचेज है। सीओजीएस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ओपनिंग क्लोजिंग हमारा निकल आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग में उन्होंने बड़ा सॉलिड सा रिलेशन दे रखा है कि क्लोजिंग इज 10,000 मोर देन द ओपनिंग, हम इसको यूज करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। सॉल्व करें इसको फटाफट, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। सॉल्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सबसे पहला क्या था, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहां हमने क्या यूज किया था, जीपी। मेरा जीपी कितना था, जीपी रेशियो इज इक्वल टू 25%, 25% जीपी था। इसका मतलब हुआ जीपी अपन सेल्स मल्टीप्लाई टू 100 इज इक्वल टू 25, या ऐसे कर देते हैं 25/100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है मेरा, 4 लाख का, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू 25/100 इज इक्वल टू, या और इज इक्वल टू, और सेल्स इज इक्वल टू 4 लाख मल्टीप्लाइड टू 4 इज इक्वल टू 16 लाख। आप समझ रहे हो ना, 4 लाख मल्टीप्लाइड टू 4 कैसे हो गया, बोलेंगे हाँ से समझ रहे हैं, 25 को 4 से डिवाइड करो, 4 हो गया, 4 इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज आवर सेल्स। नाउ सिंस वी हैव द सेल्स, वी कैन कैलकुलेट द सीओजीएस। ये मेरा सेल्स हो गया, तो सीओजीएस क्या करेंगे, सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना है मेरा 16 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरा 4 लाख का, इज इक्वल टू 12 लाख। तो 12 लाख का मेरा क्या निकल के आ गया, सीओजीएस निकल के आ गया। तो फर्स्ट पार्ट इज डन।
ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या था, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर। अब अकाउंट रिसीवेबल में मेरे पास बिल्स भी हैं, बिल्स रिसीवेबल भी है, और सन्ड्री डेटर में हमारे पास डेटर वेलोसिटी था गिवन। क्या गिवन है, डेटर वेलोसिटी, डेटर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 मंथ्स। अगर डेटा वेलोसिटी मेरा 3 मंथ्स है तो इसका मतलब डेटा टर्नओवर इज इक्वल टू 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स। कितना आ गया, 4 आ गया। ये मेरा डेटा टर्नओवर है। और हम क्या कह सकते हैं, क्रेडिट सेल, ये डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू 4। यहां तक आ गए। अच्छा, वी नो दैट हियर जो मेरा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल है, इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो सन्ड्री डेटर होगा प्लस बिल्स रिसीवेबल होगा, सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, राइट, ये दोनों होगा। तो ये इक्वेशन किस तरह से जाएगा, आप देखो, क्रेडिट सेल है ना, यहां हम यही लिख देते हैं, एज्यूम ऑल सेल इज क्रेडिट सेल, एज्यूम ऑल सेल इज क्रेडिट सेल। तो कितने का सेल था मेरा सेल था मेरा 16 लाख का, 16 लाख का था ना, हाँ 16 लाख का सेल था हमारा, सिंपल है। तो क्या बोल देंगे, 16 lakhs डिवाइडेड बाय सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल हमारा 25,000 का था, प्लस 25,000 इज इक्वल टू 4, है ना। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा सन्ड्री डेटर, 4 सन्ड्री डेटर एंड 25,000 इंटू 4 1 लाख हो गया, 15 lakhs हो गया, एंड 15 lakhs डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। $3,75,000 SD is equal to 15 lakhs डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3,75,000। समझ गए ना, है ना। कैसे किया हमने, तो हम कहते सर सिंपल है, ये ऐसे कर दिया कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो क्या बन गया, 4SD प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 16 लाख। तो 4SD इज इक्वल टू 15 लाख, तो SD इज इक्वल टू 15 लाख अपन 4 इज इक्वल टू 3.75 लाख, है ना। ये हमारा क्या हो गया, 3,75,000 का मेरा आ गया सन्ड्री डेटर। ओके, वी आर डन विद दिस। अगला था हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। चलते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारा था सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर की बात करें अगर, तो क्रेडिटर का 2 महीने का मेरा क्रेडिटर वेलोसिटी गिवन है। तो क्या कहते हैं, क्रेडिटर वेलोसिटी गिवन इज 2 मंथ्स, क्रेडिटर वेलोसिटी इज 2 मंथ्स। तो अगर क्रेडिटर वेलोसिटी 2 मंथ्स है तो क्रेडिटर टर्नओवर क्या होगा मेरा, तो आप कहोगे सर क्रेडिटर टर्नओवर इज इक्वल टू 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 मंथ्स। तो दिस इज गोइंग टू बी 6। तो क्रेडिटर टर्नओवर हमारा 6 आ गया। और क्रेडिटर टर्नओवर का मतलब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये क्या होता है हमारा, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेबल, एवरेज अकाउंट पेबल इज इक्वल टू व्हाट, 6। अब यहां भी क्या होगा, एवरेज हियर, एवरेज अकाउंट पेबल जो है हमारा इज इक्वल टू सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, दोनों आएंगे। बिल्स पेबल हमारा गिवन है, और यहां भी हमें क्या करना है, एज्यूम ऑल परचेजेस आर क्रेडिट परचेज, एज्यूम ऑल परचेजेस आर क्रेडिट परचेज। ये भी हमने यहां एज्यूम कर लिया। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो वी हैव द 6, वी हैव द क्रेडिट परचेज एंड एवरेज अकाउंट पेबल, और हमारे पास बिल्स पेबल गिवन है। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव द क्रेडिट परचेज, और हमने डिसाइड किया था कि हम तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट ना कर लें। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे यहाँ और चलेंगे फोर्थ पे। फोर्थ हमसे कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 1.5, ठीक है। क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक। तो चलते हैं फोर्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक।
तो गिवन है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 1.5। क्या होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो? हमने कहा सर COGS अपन एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 1.5, है ना। अब हियर हम सब जानते हैं बहुत आसानी से इस बात को कि जो एवरेज स्टॉक होता है, एवरेज स्टॉक इज बेसिकली ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एवरेज स्टॉक होता है, ठीक है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम एवरेज स्टॉक ही निकाल लेते हैं सीधा, बाद में ये इक्वेशन डालेंगे, कैलकुलेशन आसान होगा। इसको अगर पहले डाल देंगे कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो पहले एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं, बाद में से इक्वेशन में फिट करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग हमारा निकल के आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ? COGS हमारा कितना था? COGS हमारा कितना था? सेल्स माइनस GP 12 लाख का। COGS हमारा था 12 लाख का, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक कर दिया हमने, इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ से बताओ मेरे को एवरेज स्टॉक निकल के कितना हो जाएगा? 12 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, दिस गोज टू 8 lakhs, दिस गोज टू 8 lakhs। तो मेरा एवरेज स्टॉक कितना आया? 8 lakhs आया, ओके। अब हम जानते हैं कि एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग कितना था? तो आप कहते हैं सर ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000 क्लोजिंग था, क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8 lakhs। इसका मतलब क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000 इज इक्वल टू 16 lakhs। यही हुआ ना? तो इसका मतलब हुआ ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 16 lakhs माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है? 7,95,000, 7,95,000। ये हमारा क्या हो गया? दिस इज माई ओपनिंग स्टॉक, दिस इज माई ओपनिंग स्टॉक। ये कैलकुलेशन कैसे हुआ समझ रहे हो ना? ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक हो गया, प्लस 10,000, 10,000 उस तरफ गया, तो 16 lakhs माइनस 10,000 कर दिया। और यहाँ से ओपनिंग स्टॉक के लिए 2 कहाँ चला गया? इसको डिवाइड करने के लिए चला गया, तो उसे डिवाइड करो, यू विल गेट 7,95,000। तो 7,95,000 मेरा ओपनिंग है। अगर ये मेरा ओपनिंग है तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा? सो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000। इसका मतलब क्या हो गया? 7,95,000 प्लस 10,000, इसमें 10,000 ऐड कर दो, दिस गोज टू 8,05,000, दिस गोज टू 8,05,000। ये मेरा क्या हो गया? दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक, है ना। सो वी गेट आवर ओपनिंग स्टॉक एंड द क्लोजिंग स्टॉक। तो ये वाला पार्ट डन, है ना। हमसे क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा था, हमने दे दिया। अब देखो जैसे ही मेरे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों आ गया, 7,95,000 मेरा ओपनिंग है, 8,05,000 मेरा क्लोजिंग है। सो वी हैव द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो अपन क्या कर सकते हैं? क्रेडिट परचेज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं? क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन क्या कहते हैं? कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। इसी में कंटिन्यू करते हैं, तीसरे वाले में हमने जगह छोड़ रखा था। क्रेडिट परचेज क्या एज्यूम किया है? ऑल परचेजेस आर क्रेडिट परचेज। तो क्या बोलेंगे यहाँ? COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, जैसे भी आप इसको लिखना चाहो। ओपनिंग स्टॉक है 7,95,000 का, प्लस परचेजेस आ गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 8,05,000 रुपये का, और मेरा COGS था 12 लाख का। 16 माइनस 4, 16 का सेल, 4 का GP, COGS कितने का था? 12 लाख का था। तो ये मेरा, यहां से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन इजीली कैलकुलेट द परचेजेस। कितना आ रहा है परचेजेस? देखो जरा, 12 लाख प्लस 8,05,000 माइनस 7,95,000, दिस गोज टू 12,10,000। कितना जा रहा है ये? 12,10,000, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि परचेजेस इज इक्वल टू 12,10,000। तो मेरा क्रेडिट परचेज हमें मिल गया। तो इसका मतलब हुआ, अब क्या हो गया? क्रेडिट परचेज अपन अकाउंट रिसीवेबल पेएबल। सो 12,10,000 डिवाइडेड बाय सन्ड्री क्रेडिटर प्लस
पेबल कितना था मेरे पास, 20,000 का था ना, 10,000 का, ठीक है, कितने का था, 10,000 का। तो प्लस 10,000 इज इक्वल टू, ये था मेरा 6, इज इक्वल टू 6। तो कितना आ जाएगा यहां से देखो, 60,000, 12 लाख 10,000 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाई 6, है ना। तो ये आ रहा है 191,666.6666, ये आ रहा है सन्ड्री क्रेडिटर इज इक्वल टू 191,666.6666 है, इसी को 7 कर दो, है ना। सो दिस इज माय सन्ड्री क्रेडिटर, डन, राइट। इसको हमने होल्ड किया था बिकॉज वी हैड टू कैलकुलेट द स्टॉक फर्स्ट, 4th हो गया, चलते हैं 5th पे। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हमारा 4 था, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू 4, यानी कि COGS अपन फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू 4, और COGS हमारा 12 लाख का था, तो 12 लाख अपन फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू 4, सो फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू 3 लाख, हो गया ना। 3 लाख का हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स है। दिस ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 15, राइट। इस क्वेश्चन में क्या मार्क करने लायक है, तो हम कहते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे लिए मार्क करने लायक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलो, एंड हमारे लिए मार्क करने लायक है कि भाई इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि क्रेडिट परचेज का जो कैलकुलेशन है, दैट इज समथिंग बट वी हैव टू बी केयरफुल। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, क्रेडिट परचेज के कैलकुलेशन को हाईलाइट कर लेना है, बगल में लिख लो, क्या कर देंगे, नोट कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। यहां ये क्या था, क्रिटिकल था, इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या कहा था हमने, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम कहते हैं सर ये तो बहुत इजी चीज है, एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी चीजों में गलतियां होती है, हर एक क्वेश्चन की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, तो जो बहुत आसान लगता है ना उसमें एग्जाम में गलतियां होती है ना। तो इसीलिए नोट करना शुरू कर देते हैं अब, राइट। अब सारे क्वेश्चंस में हमारी नोटिंग बनेगी कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि अब हम क्या करने जा रहे हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में एंटर करने जा रहे हैं। सो वी विल स्टॉप हियर टुडे, है ना। अब जो आगे से आपको मैं चैप्टर 3 के जो वीडियोस होंगे, उन वीडियोस में PYQs कवर्ड होंगे और वो एक्स्ट्रा वीडियोस होंगे। फिलहाल वी आर डन विद दिस चैप्टर, 15 क्वेश्चन तक हमने किया है। इन क्वेश्चंस को एक बार निश्चित रूप से रिपीट करिएगा, राइट, निश्चित रूप से रिपीट करिएगा, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एंड नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। तो अगले सेशन से हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को शुरू करेंगे। स्टॉप हियर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।